फिर उन्होंने ग्रेनेड भी फेंके और उस विंडो से एक ग्रेनेड का स्प्लिंटर आया और वो मुझे मेरी लेफ्ट साइड ऑफ द हेड को हिट किया। आप पे और आपकी टीम पे 25 हेविली आर्म टेररिस्ट ने अटैक किया था। इतनी देर में एक टेररिस्ट आके लेफ्ट साइड से मेरी खिड़की को खोलने की कोशिश किया। बहुत ही अमेजिंग इंसिडेंट शेयर किया था जहाँ पे आपने टेररिस्ट को साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से हराया था। लैंड किया तो हमारे हेलीकॉप्टर पे रॉकेट मारे टेररिस्टों ने। कि गोलियां चल रही है और वो भी नॉर्मल नहीं, हेवी कैलिबर मशीन गन्स की गोलियां चल रही हैं। उड़ने ही वाला था, इतनी देर में स्नाइपर फायर आया और जो को पायलट था उसकी गर्दन पे गोली लगी। PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इज अ वेरी रियल। So many army officers, so many CAPF people have lost their lives. हमारे खुद के देश में हमारे कश्मीरी पंडित जो भारतीय हैं, जिनका पूरा हक है कि वो सेफली रहें, वो रिफ्यूजी की तरह रहे हैं। गवर्नमेंट रिएक्ट करने में टाइम हो गई। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्चुअली थोड़ी ढील बरत गई है। टेररिस्ट लोगों के पास AK-47 थी और हमारे पुलिस कर्मी थे, उनके पास नॉर्मल गन्स थे। 1700 पुलिसमैन हैव बीन मार्टियर्ड। JNK पुलिस का कंट्रीब्यूशन देश में लोगों को पता नहीं है। टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी। आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि आज मेरे शो पे भारतीय पुलिस सेवा के एक महानायक आए हैं। अपने लंबे और गौरवशाली करियर में उन्होंने न केवल दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड वॉलेटाइल सिक्योरिटी लैंडस्केप्स का सामना किया, बल्कि एक जानलेवा आतंकी हमले से बचते हुए जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट समय में नेतृत्व किया। So it is such a privilege to have Shri Shesh Paul Vaid, the former DGP of Jammu and Kashmir, on my show. Welcome, sir, to my show, and thank you again for doing this. Thank you. Thank you so much, and my best wishes to you and your viewers. God bless you. थैंक यू सर। मेरा पहला क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूंगी कि मेरा नाम रुचि सिंह है और मेरे चैनल का नाम पहले रुचि सिंह टॉक्स हुआ करता था, पर मैंने अपना चैनल को रीब्रांड किया है द रुचि कनेक्ट। सो प्लीज मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप प्लीज एल्गोरिदम में मेरी हेल्प करिए, क्योंकि न्यू चैनल है, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो अच्छे से कुछ कमेंट्स डाल दें। मैं आपके इस सपोर्ट के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ सर। शायद कोई भी आपका इंटरव्यू इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता, तो मैंने सोचा कि शुरुआत ही इससे करते हैं। सर, 1999 में जब आप पे और आपकी टीम पे 25 हेविली आर्म टेररिस्ट ने अटैक किया था, तो इट्स लाइक अ नाइटमेयर फॉर कॉमन पीपल लाइक मी। बट आपने मौत का सामना बिल्कुल सामने से किया सर, एंड इनक्रेडिबली इवन दो आप हर्ट हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे, आपने फिर पूरा ऑपरेशंस अपने हॉस्पिटल के बेड से लीड किया, विच इज क्रेडिबल। सो सर, मुझे जानना था कि जब इतना क्योटिक सिचुएशन हो रहा है कि गोलियां चल रही है और वो भी नॉर्मल नहीं, हेवी कैलिबर मशीन गन्स की गोलियां चल रही हैं, और उस समय आपको इतने क्रिटिकल फैसले लेने पड़ते हैं, विच मीन्स डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, ये आपने किया कैसे? एंड जब गोलियां चलनी शुरू हुई तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? Yes, Ruchi, see, this was on 23rd March 1999. 23 मार्च 1999 की बात है। मैं DIG बारामूला कुपवाड़ा रेंज पोस्टेड था, जी। जो एक बॉर्डर रेंज है कश्मीर वैली की। और उन दिनों मैं होल्ड कर रहा था IG कश्मीर का चार्ज। और मुझे इनफैक्ट श्रीनगर बुलाया गया उस पीरियड के लिए, जब मैं पिछले कुछ नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए IG कश्मीर का चार्ज, पूरे कश्मीर वैली का इंचार्ज था पुलिस का। तो मैं सामान लेके आया था, श्रीनगर में रहना था, लेकिन कहते हैं डेस्टिनी खींच के ले जाती है। और उस दिन सारा दिन एंटी टेरर ऑपरेशंस में बिजी रहा, दिन भर उसमें निकल गया।
तो रात को कोई 8 बजे का समय था कि मुझे एक फोन आया बारामूला के डिप्टी कमिश्नर का कि सर आपको वापस आना है और काम है, तो आपका होना बहुत जरूरी है कल। तो मैं अपने ऑपरेटर को कहा कि गाड़ियां तैयार करिए, हमें वापस श्रीनगर से बारामूला जाना है। तो रात के 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था जब हम ट्रेवल कर रहे थे श्रीनगर से बारामूला की तरफ। तो मार्च 23 मार्च कश्मीर में सर्दियां होती हैं और अंधेरा जल्दी होता है, और वो हल्की सी बारिश हो रही थी। तो जब हम ट्रैवल कर रहे थे तो हमारी जो मूवमेंट है उसको इंटरसेप्ट कर लिया था टेररिस्टों ने। उन दिनों हमारे पास साइफर कम्युनिकेशन नहीं होता था, मोबाइल्स तो होते नहीं थे, हम्म। तो वायरलेस से कम्युनिकेशन होता था। तो वायरलेस सेट्स पे जो मूवमेंट के बारे में बात हुई थी उससे वो इंटरसेप्ट कर लिया टेररिस्टों ने। तो उसमें दो ग्रुप टेररिस्ट के, एक क्रिंग शेवन है सोपुर के पास, हम्म। वो आया, और एक दूसरा ग्रुप टंग टंग मर्ग से नीचे की एरिया से वहां आया। और दोनों ग्रुप्स ने डिसाइड किया कि एक जगह है, गांव है पुतका। पुतका गांव है 1 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ सोपुर क्रॉसिंग। तो उस गांव को इन टेररिस्टों ने खाली करवाया, और दोनों सड़क के दोनों तरफ जो दुकानें थी उसके ऊपर यूनिवर्सल मशीन गन यूएमजी फिट की। और जब हमारी गाड़ियां आ रही थी उस मेरे मुझे लगता 8:30 बजे का टाइम होगा, 8 साढ़े 8 बजे का टाइम। तो अंधेरा था टोटल, और सर्दियों के दिन थे, हल्की सी बारिश हो रही थी। तो हम बारामूला की तरफ जा रहे थे। तो जब पुतका गांव में पहुंचे तो हमारे ऊपर अंधाधुंध गोलियां चली, और अ, गोलियों की बौछार हुई काफी। और उसमें जो सीआरपी, मेरे फ्रंट में जेएनके पुलिस की एस्कॉर्ट थी, बैक में बैक वाली सीआरपी की एस्कॉर्ट थी, और बीच में मेरी एम्बेसडर बुलेट प्रूफ एम्बेसडर थी, एम्बेसडर कार थी। उसमें ये जब बहुत सारी गोलियां, मेरे ख्याल सैकड़ों गोलियां मेरी कार को भी लगी, और उसमें से कुछ गोलियां अंदर आने में कामयाब हो गई, क्योंकि हमारी बुलेट प्रूफिंग जो होती है वो अगेंस्ट AK-47 होती है, बट यूनिवर्सल मशीन गन रिपीट फायर होता है। तो उसमें से फ्रंट जो शीशा ग्लास था, जो वो बुलेट प्रूफ ग्लास था, उससे एक गोली निकली जिसने मेरे ड्राइवर के लेफ्ट शोल्डर को पंक्चर किया, और वो ही गॉट इंजर्ड। देन अनदर बुलेट केम फ्रॉम द लेफ्ट, जो ड्राइवर के साथ विंडो होती है, जो बेसिकली खिड़की की लोहा होता है, पतला होता है थोड़ा, उसमें हम्म। से एक गोली निकली जो जिसने मेरे हाथ को काट दिया, इसको पूरा रिकंस्ट्रक्ट किया। ओके। ये देखिए, ये उंगली जो है ना, ये पिन पे खड़ी है, इस ओके। हाथ को काट दिया। इट वॉज कंप्लीटली शैटर्ड एंड रिकंस्ट्रक्टेड लेटर। और फिर उन्होंने ग्रेनेड भी फेंके, और एक ग्रेनेड जो बैक पिछली विंडो से, मैं बैक सीट पे लेफ्ट साइड में बैठा था, उस विंडो से एक ग्रेनेड का स्प्लिंटर आया, और वो मुझे मेरी लेफ्ट साइड ऑफ द हेड को हिट किया, और उसने मेरे इस एरिया को इंजर कर दिया। वो जो स्प्लिंटर था, मेरी आई वाज गुड, किस्मत अच्छी थी कि उसने ब्रेन को डैमेज नहीं किया, वो स्कल में एम्बेड हो गया, हम्म। लेकिन बहुत ब्लीडिंग होने लगी। तो स्कल में जब वो लगा तो उससे मतलब खतरा ये था, अगर वो ब्रेन को डैमेज करता तो पैरालिसिस हो सकता था या कुछ ज्यादा सीरियसनेस। लेकिन एम्बेड हो गया, भगवान ने बचाना था। इतनी देर में एक टेररिस्ट आके लेफ्ट साइड से मेरी खिड़की को खोलने की कोशिश किया, क्योंकि गाड़ी रुक गई, हम्म। गाड़ी न्यूट्रल हो गई। जब ड्राइवर को लेफ्ट शोल्डर में गोली लगी तो हम्म। उसका हाथ स्टेयरिंग पे, उस पे था, गियर पे था। हम्म। गियर न्यूट्रल हो गया तो गाड़ी रुक गई। भारी होती है बुलेट प्रूफ गाड़ी, और बारिश थी, तो उससे क्या हुआ कि जब गाड़ी रुक गई तो एक टेररिस्ट शायद मुझे हॉस्टेज लेना चाहता था, ओह वो गॉड। किडनैप करना चाहता। हम्म। लेकिन अगेन फॉर्चुनेट फॉर्चुनेट गुड लक,
कि वो दरवाजा लॉक था, तो ही कुड नॉट ओपन इट। तो हम्म। इतनी देर में मैंने, ये सब कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो रहा था। तो एक ये जो मेरे हाथ में इधर लगी और इधर लगी, इसके बावजूद मैंने ड्राइवर को पीठ के पीछे, ड्राइवर मेरे आगे बैठा था, उसको मैंने पीठ पे ऐसे हाथ, इंजर्ड हाथ से मारा कि गाड़ी निकालो। क्योंकि हम्म मुझे उस वक्त इमीडिएटली दो तीन चीजें दिमाग में आई। एक, जो मैंने नेशनल पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान पढ़ा था कि एम्बुश से बचने का बेस्ट तरीका है वहां से निकल जाना, क्योंकि हम्म एम्बुश में आपको मालूम नहीं दुश्मन कहाँ बैठा है, और वो आपको दिखता नहीं है, वैसे भी अंधेरे का टाइम। तो उससे वहां से निकलना ही बेस्ट ऑप्शन होता है। तो मैं, इसलिए एक पहला थॉट वो आया। दूसरा थॉट आया भगवान कृष्ण का, हम्म कि आई एम ए फॉलोअर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और मुझे एकदम दिमाग में ईश्वर भगवान की दिमाग में आया कि हे ईश्वर, इस वक्त संभालना। और तीसरा अपने परिवार, फैमिली का, वाइफ, बच्चों का। यस तो फिर जब मैंने ड्राइवर को पीठ पे ऐसे हाथ हुआ कि गाड़ी निकालो, उसने इंजर्ड हाथ से गियर लगाने की कोशिश की और गियर लग गया। गियर हम्म लगने से, एक्सीलेटर दबाने से गाड़ी निकल गई। और फिर मैंने वायरलेस सेट से, वायरलेस ऑपरेटर जो बैठा था फ्रंट सीट पे लेफ्ट साइड में, उससे मैंने आप माइक लिया और पुलिस कंट्रोल रूम बारामूला को कहा कि इस तरह से मेरी गाड़ियों पर अटैक हुआ है। आप हम्म डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी और एसएचओ को बोलिए कि वो हॉस्पिटल पहुंचे और वहाँ जो ऑपरेशन थिएटर है वो रेडी रखें। और क्योंकि वहां से 10 किलोमीटर था वो हॉस्पिटल, तो मुझे ये डर था कि ब्लीडिंग से डेथ हो जाएगी, क्योंकि हम्म ब्लीडिंग बहुत हो रही थी। इस तरह लग रहा था जैसे गाड़ी में किसी ने बकरा काटा हुआ, इतना ब्लड। तो बट हम फॉर्चुनेटली पहुंच गए, और हॉस्पिटल में जब पहुंचे तो वो सभी वहां पहुंच गए थे, डॉक्टर था। तो जब उन्होंने मेरे हाथ को जैसे बोरी को रस्सी से सीते हैं ऐसे सिया, क्योंकि वहां लोकल एनेस्थीसिया ही नहीं था हॉस्पिटल में। दिस वाज द कंडीशन ऑफ दोज डेज इन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। इतनी देर में वहां आर्मी के जीओसी थे, जनरल नागराज, ओके 19, तो ही हम्म रीच ऑन स्पॉट, हॉस्पिटल आ गए। तो उन्होंने कहा कि आपको इस वक्त रात को हेलीकॉप्टर आ नहीं सकता, तो आपका ये, डॉक्टर कहते हैं ये वाला स्प्लिंटर हेड वाला हम ऑपरेट नहीं कर सकते, आपको निकाल नहीं सकते। आपको अभी हमें 92 बेस हॉस्पिटल शिफ्ट करना है श्रीनगर में। तो हम्म हम रातों रात आरओपी लगाएंगे और आपको शिफ्ट करेंगे। तो हम्म मैंने कहा ठीक है सर। तो देन ही टुक मी इन बुलेट प्रूफ व्हीकल, और उन्होंने मेरा मुझे श्रीनगर हम्म 92 बेस हॉस्पिटल भिजवाया। हम्म वहां फिर ये मेरा ऑपरेशन हुआ और ये स्प्लिंटर निकाला गया। और नेक्स्ट डे फिर मेरी वाइफ आई और फिर मुझे श्रीनगर, दिल्ली फ्लाई किया गया। दिल्ली में फिर हमने ये हाथ को सर्जरी करवा के, तो लेकिन दिल्ली की भी एक कहानी मैं बताना चाहता हूँ, आपके दर्शकों को पता होना चाहिए। दिल्ली में जो हमने पता किया कि बेस्ट और ये प्लास्टिक सर्जन कौन है, मुझे अब हम्म उस डॉक्टर का नाम नहीं याद। हम गए, बड़े फेमस कोई डॉक्टर थे वहां। काफी नेचुरली, जब फेमस डॉक्टर होगा तो वहां भीड़ होती है, वहां काफी लोग हम्म बैठे वेट कर रहे थे, 15-20 लोग होंगे। तो हमने उनको कहा कि मैं एक डीआईजी पुलिस हूँ, कश्मीर वैली से आया हूँ, मुझे ऐसे ऐसे गोली लगी है, आप एक बार देख लीजिए। उस डॉक्टर ने देखने से मना कर दिया। अरे यू नो, एवरी इन दिल्ली एवरीवन इज आफ्टर मनी। तो उसने कहा आप कल 11 बजे आइए। आप सीरियसली इमेजिन दिस, हाँ, दिस इज द एटीट्यूड इन दिल्ली। सो दैट दिस इज हाउ वी treat our soldiers, यस fighting terrorism, fighting on the border. So because in Delhi everyone is only after money, they don't bother आप क्या कश्मीर में कर रहे, कौन लड़ रहे, it is your fight, not their fight. So this is just to highlight यस what is the attitude of some of the people in this country. Anyway, तो उसके बाद फिर हम कहीं और दूसरी जगह गए, और एक ईस्ट निजामुद्दीन में डॉक्टर सुरेश गुप्ता होते थे, उनसे मैंने ये सर्जरी करवाई। 7 घंटे की सर्जरी हुई, दिस हैंड हैज बीन रिकंस्ट्रक्टेड। ये रहा इन ब्रीफ। देन बट इन फ्रॉम द हॉस्पिटल आई वाज एक्चुअली, उस वक्त जो पुलिस चीफ थे, डायरेक्टर जनरल पुलिस
उनका मुझे फोन आया कि मैं आई एम ट्रांसफरिंग यू फ्रॉम बारामूला टू जम्मू। आई सेड नो, आई विल गो बैक, हम्म। don't transfer me to Jammu, because he thought he's injured. So, as a goodwill gesture, he wanted me to send to peaceful posting like Jammu. I हम्म। said no, I would like to join back. तो मैं दोबारा ज्वाइन किया बारामूला में 2 महीने के बाद। And in that period, I had got information about कौन कौन वहाँ टेररिस्ट इन्वॉल्व थे, उन सबको आइडेंटिफाई किया और उन सबको एलिमिनेट किया जाके। Then I was थैंक यू। posted back as DH Bar, थैंक यू but सो from DH Baramulla to DH Jammu. थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग दिस। आई डोंट नो आप लोग कैसे करते हो, आप हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, बट थैंक यू। एंड सर मैं ना बहुत ही शॉक्ड हूँ, और एक लेवल पे मैं शॉक नहीं भी हूँ। वो जो दिल्ली के डॉक्टर का एटीट्यूड है, मुझे समझ नहीं आता लोग कैसे भूल जाते हैं कि हमारे जो पुलिस वाले हैं, आर्मी या कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस, वो उनको कोई शौक नहीं है अपनी जान को खतरे में डालने का। वो हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, और तब भी ये एटीट्यूड है। द रीजन मैंने कहा कि मैं शॉक नहीं भी हूँ, क्योंकि मेरे पापा आर्मी में हैं, और बहुत बार सुनने को आता है आर्मी वालों को क्यों पेंशन मिलती है, आर्मी वालों को क्यों राशन मिलता है, एंड इट इज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड डिसहार्टनिंग। सो क्या बोलें सर इसमें, बट आई होप हमारी जनता रियलाइज करे कि ये जो हमारी फ्रीडम है वो फ्री में नहीं है। ये सब सहना पड़ता है हमारे पुलिस वालों को, और तब हम फ्री हैं। आई होप वी रिस्पेक्ट द सर्विस जो हमारी आर्मी, हमारे पुलिस, सीआरपीएफ सारे लोग दे रहे हैं अपने जान को खतरे में डाल के हमारे लिए। सर मुझे आपके इस टेररिस्ट अटैक के बारे में एक फॉलो अप क्वेश्चन है मेरे माइंड में, बट उससे पहले मुझे एक चीज पूछनी थी सर। सर आई वाज रीडिंग अबाउट दिस, आपने जो एक अमेजिंग इनिशिएटिव लिया था, जो बाद में जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने फॉर्मलाइज कर दिया था, विच वाज विलेज डिफेंस कमिटी। तो सर ये हुआ कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई? मैं एसएसपी उधमपुर था, जहां ओके। उन दिनों ये रियासी डिस्ट्रिक्ट, आजकल रियासी इज ए इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट। रियासी यूज टू बी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का एक सब डिवीजन होता था। तो मैं बात कर रहा हूँ 95, 93 से 95 में एसएसपी उधमपुर था, 95 की बात कर रहा हूँ, समवेयर अराउंड अगस्त। तो एक ग्रुप ऑफ टेररिस्ट दे वर क्रॉसिंग फ्रॉम पाकिस्तान टुवर्ड्स कश्मीर वैली। तो रास्ते में माहौर तहसील में एक गांव आता है बागनकोट, उस पे उन लोगों ने हमला किया और 2 लोगों को, हिंदू माइनॉरिटी को मारा। यस। तो वहां से जब मुझे मैसेज आया तो मैं वहां जब गया तो मुझे पता चला कि वो लोग 2 लोगों को मार दिया है। तो मैं जब वहां गया तो वहां लोग इकट्ठे हुए थे और उन्होंने दोनों डेड बॉडीज लाई हुई थी। तो उन्होंने कहा कि सर, हमारे इन 2 लोगों को मार दिया लेकिन हमारे पास हथियार नहीं थे। हम्म। और हमने कुल्हाड़ी और दराटी, जिससे लकड़ी काटते हैं, घास काटते हैं, उससे हमने टेररिस्टों को, जिनके पास AK-47 राइफलें थी, हमने मुकाबला किया और 2 टेररिस्टों को मार दिया। मैंने कहा वाह। उनकी डेड बॉडीज कहाँ है? कहते हैं उनकी डेड बॉडीज वो ले गए, हमारे से जबरदस्ती घोड़ा लेके वो ले गए डेड बॉडी हम्म। कश्मीर की तरफ। फिर मैंने कहा आप क्या चाहते हो? उन्होंने कहा हमारे पास अगर राइफलें होती हम इनका मुकाबला कर सकते थे। तो हम्म। हम्म। मैंने उस वक्त वायरलेस मैसेज दिया। उन दोनों ये नहीं होते थे मोबाइल। तो मैंने पुलिस हेडक्वार्टर से परमिशन मांगी कि इस तरह से लोग हथियार मांग रहे हैं, तो आप मुझे इजाजत दीजिए। तो मुझे वहां से अप्रूवल मिला। तो मैंने 10 राइफलें मंगवा के डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन उधमपुर से मंगाकर उन लोगों को दी। दैट इज व्हेन फर्स्ट विलेज डिफेंस कमेटी, actually that village became the first VDC of Jammu and Kashmir, विलेज डिफेंस कमेटी, जिनको आजकल BDGs बोलते हैं। यस। तो उसको बाद में गवर्नमेंट ने फॉर्मलाइज किया। सभी डिप्टी कमिश्नर एसएसपी को लेटर गए कि आप जो सेंसिटिव एरिया है वहाँ VDCs बनाइए, उसमें सभी कम्युनिटी के लोग होने चाहिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड के लोग नहीं होने चाहिए, इतने वेपन देने हैं, इतने अम्यूनिशन देना है, इनको ट्रेनिंग पुलिस देगी, डिस्ट्रिक्ट एसपी, और इनको ये सारा कॉन्स्टिट्यूट। उसमें फिर वो BDCs बनाई गई पूरे जम्मू कश्मीर। तो पहली VDC भगवान ने मेरे हाथ से बनवाई। ये भी कोई शायद आइडिया देने वाला वही होता है।
सर दिस इज इनक्रेडिबल, कंग्रेचुलेशंस टू यू। आपके कारण इतना अच्छा इनिशिएटिव हुआ, विच आई एम श्योर सिंस बाद में गवर्नमेंट ने खुद ही उसको फॉर्मलाइज किया था, कि उसका बहुत ही फायदा हुआ होगा आम जनता को। सर व्हेन हम लोग जब अभी ऑफलाइन बात कर रहे थे, तो आपने एक बहुत ही अमेजिंग इंसिडेंट शेयर किया था, जहां पे आपने टेररिस्ट को साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से हराया था। तो क्या आप शेयर करना चाहेंगे इन दिस इंटरव्यू? वहां एक पुलिस चौकी थी हमारी, उसका जी। नाम था गोटा चसाना। गोटा चसाना में इन्होंने टेररिस्ट, इसी टेररिस्ट ग्रुप ने अटैक, और वो कच्चा कोठा एक था, उसमें हमारी चौकी थी। हमारी पुलिस चौकी जो थी वो कंक्रीट की नहीं थी, कच्ची जो होती है ना, पत्थर और मिट्टी की कोठी। तो उसके चारों तरफ मक्की मक्की ग्रो की हुई थी, पहाड़ों में इस तरह से एक कच्चे कोठे के अंदर भी हमारी पुलिस पोस्ट होती थी। तो उस पर जब हमला किया टेररिस्टों ने, तो आई थिंक टोटल 11 लोग थे, जिसमें से 6 पीपल गॉट इंजर्ड, इंक्लूडिंग दी सब इंस्पेक्टर इंचार्ज। हम्म। और उनके पास कोई 6-7 राइफलें थी। तो रात को मुझे जब मैसेज आया, मैंने एयरफोर्स स्टेशन कमांडर उधमपुर को रिक्वेस्ट की कि मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए। तो मेरे साथ, हमें वो हेलीकॉप्टर मिला, मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर भी था। हम दोनों फ्लाई किए, वहां पहुंचे, लैंड, एक छोटा सा रिवर है उसके साथ, वहां हमने लैंड किया तो हमारे हेलीकॉप्टर पे रॉकेट मारे टेररिस्टों ने। और जो उनके पास स्नाइपर राइफल भी थी। वो जो पायलट है वो कहने लगे, आप और डिप्टी कमिश्नर आ जाइए वापस, हम आई एम टेकिंग ऑफ। आई सेड नो, आई विल नॉट गो, यू टेक दिस इंजर्ड पुलिसमैन। तो दो इंजर्ड सीरियस थे, एक सब इंस्पेक्टर, एक कांस्टेबल। तो उनको मैंने जहाज में डाला, और मैंने पायलट को कहा, आप जहाज उड़ाइए और ले जाइए इनको जम्मू या उधम। वो उड़ने ही वाला था, इतनी देर में स्नाइपर फायर आया, और जो को पायलट था उसकी गर्दन पे गोली लगी। ओके। और लेकिन उसको टच करती हुई अच्छा। गोली गई, और हाँ। उसकी ब्लीडिंग हुई। उसको हम्म। ज्यादा नहीं, क्रोच जैसे होती है ना, ब्लीडिंग होने लगी। पायलट ने देखा मेरे को, पायलट को गोली लगी है, ही टुक ऑफ द हेलीकॉप्टर। और हम्म। वो चला गया। उसके बाद शायद उधमपुर ले गया था, जम्मू ले गया। लेकिन टेररिस्टों ने रॉकेट फायर किए हेलीकॉप्टर को उड़ाने की, लेकिन वो हिट नहीं कर पाए, दे वर नॉट वेरी वेल ट्रेन। तो रात को मैंने रियलाइज किया कि मैं तो उधमपुर से आते वक्त अपनी AK-47 भी नहीं लाया, और इनके पास 11 में से 6 पुलिस वाले जो हैं वो जख्मी हैं, और 5 बचे हैं। और उस 5 में से उनके पास 303 राइफलें हैं। हम्म। Terrorists are very well equipped with AK-47. I don't have even my own weapon. बट साइकोलॉजिकल गेम प्ले किया, गांव वालों को इकट्ठा किया, और उनको कहा कि SP साहब हेलीकॉप्टर में बहुत एमुनिशन लाए हैं, मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन रात काटी साइकोलॉजिकल, Yes. गेम प्ले करके। दिस इज तब तक, नेक्स्ट मॉर्निंग तक आई गॉट अ री ऑफ द BSF फ्रॉम रजौरी। सो हम्म। एक इंसिडेंट, इस तरह के बहुत सारे, मैं कितनी कहानियां बताऊं आपको। कैन गो ऑन एंड सर दिस इज सो अमेजिंग। और मैं जब ये कहानियां सुनती हूँ, ये स्टोरीज, रियल लाइफ स्टोरीज सुनती हूँ, तो मुझे एक और चीज लगता है सर, कि ब्रेवरी तो हम सब पिकअप कर लेते हैं, अरे कितनी ब्रेवरी है कि करेजियसली टेररिस्ट से लड़े। बट इसके पीछे आई नोटिस टाइम एंड टाइम अगेन, क्योंकि मैंने आर्मी का भी इंटरव्यूज लिए हैं, देर इज सो मच ऑफ वैल्यू सिस्टम इन प्लेस सर, लाइक इन योर केस ऑल्सो। आपने अपनी जान की परवाह नहीं की, आपको था कि आपके जो मेन है, जो घायल हैं, उनको ले जाना है। दैट शोज अ डिफरेंट लेवल ऑफ इंटेग्रिटी होती है। तो इसके लिए मुझे बहुत डीप रिस्पेक्ट है। आंसर इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, जैसे कि आपने बोला टेररिस्ट लोगों के पास AK-47 थी, और हमारे पुलिस कर्मी थे उनके पास नॉर्मल गन्स थे शायद। और ऐसे बहुत मतलब होता है कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेस में नहीं है, क्योंकि पहले भी जब आपको भी गोली लगी थी तो प्रॉपर सप्लाईज भी नहीं थे। तो सर मुझे जानना था कि क्या होपफुली अब ये सिचुएशन चेंज हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप हमारे देश के लिए इतना करें, तो हमारा तो फर्ज बनता है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी इन प्लेस। तो सर हैज देयर बीन एनी चेंज? Now things have changed a lot over the years, but शुरू शुरू में तो JNK पुलिस was ill equipped for this. Actually, आप जानती हैं, आपके दर्शक भी जानते हैं, जो
जम्मू कश्मीर में था, ये बेसिकली कोविड वॉर थी। पाकिस्तान अनलीश्ड ऑपरेशन जो टोपैक था, उसके मुताबिक तो इट वाज ऑलमोस्ट ए कोविड वॉर, एंड नो पुलिस इज equipped टू फाइट कोविड वॉर, यू नो। बेसिकली पुलिसिंग में आपका काम होता है चोरी का पर्चा लगाना, इन्वेस्टिगेशन करना, मर्डर हो, रेप हो, इसका इन्वेस्टिगेशन करना और एविडेंस कलेक्ट करके कोर्ट में पेश करना। यू आर नॉट बेसिकली इक्विप टू फाइट दिस, बट देन ये जो कश्मीर में शुरू हुआ 1987-88 में, तो पहला जो बैच था 70 टेररिस्ट का, जो पार ऑपरेशन टोपैक के तहत पाकिस्तान लिया गया, ट्रेन किया गया, उनको हथियार दिए गए और भेजा गया, उसमें मेजॉरिटी लोगों को जेएनके पुलिस ने पहले पकड़ लिया था। और उस वक्त कोई मानता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, यू नो। जो हम अपने लोगों को दिखाया, तो पॉलिटिशियन भी नहीं मानते थे, ब्यूरोक्रेट्स भी नहीं मानते थे कि ये क्या है। और AK-47 तो जेएनके पुलिस ने देखी ही नहीं थी, यू नो। हमारे पास 303 राइफल होती, तो आज तो आपके पास, उस वक्त आर्मी ने बताया कि ये AK-47 है, हमें तो पता ही नहीं था। तो जेएनके पुलिस के पास ना बीपी गाड़ियां होती थी, ना हाई बीपी पटका और बीपी जैकेट्स होती थी, ना AK-47 राइफलें होती थी हमारे पास। ये सारा कुछ बाद में आया। नाउ इट इज वन ऑफ द बेस्ट इक्विप्ड स्टेट पुलिस इन द कंट्री एंड हैज बीन ऑनर्ड बाय प्रेसिडेंशियल कलर्स बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जेएनके पुलिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री टुडे, क्योंकि इतने सालों का अनुभव, पिछले 35 साल से आप लड़ रहे हो। शेयर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आपको बनाता है, क्योंकि आपको बचना है, नहीं तो आप मारे जाओ। और आप कंट्री की बेस्ट फोर्सेस आर्मी से और पैरामिलिट्री से के साथ काम करते हो, तो नेचुरली यू आल्सो एक्वायर, यू एक दूसरे को देख के भी आदमी सीखता है। और हमारे कांस्टेबलरी की आप ट्रेनिंग, अफसर्स की ट्रेनिंग भी आर्मी के साथ भी होती है, CAPF के साथ भी होती है, और बहुत टुडे इट्स वेरी गुड। बट यस, आर्मी के मुकाबले में ये कोई भी पुलिस जो होती है वो इतनी अच्छी, हमारे अपने हॉस्पिटल नहीं है, अपने अपने स्कूल्स इतने नहीं है, हमने थोड़े थोड़े शुरू किए हैं जहां आपके बच्चे सिक्योर एनवायरनमेंट में पढ़ सकते हैं, यू नो। आर्मी और CRPF कश्मीर में पोस्टिंग पे जाती है 3 साल के लिए, Yeah, ठीक है। yeah, वेर एज दैट इज नॉट ट्रू ऑफ JNK पुलिस। आपको 35 साल वहीं रहना है, yes, yes, आपकी बीवी उसी बाजार से सामान लाएगी, yes, आपके बच्चे उधर ही स्कूल में शुपैया में जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है yes, ना, या अनंतनाग में पढ़ने जाएगा। तो आपका एक भाई हो सकता है टेररिज्म से मिला हुआ, और ऐसे में आप कैसे काम करोगे? तो आपका कोई रिलेटिव होगा, अच्छा कोई आपके ही सोसाइटी के रिश्तेदार आपके बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे। अच्छा, आप वहां ट्रैफिक ड्यूटी दे रहे हो लाल चौक में, आपको गोली मारी किसी ने, आपकी डेथ हो गई, पुलिस वहां फायर स्टेशन आया, बाजार खून साफ किया, आधे घंटे बाद दूसरा कांस्टेबल वहीं खड़ा होता है, जानते हुए भी कि मुझे भी गोली मार सकता है। yes, तो इट इज नॉट इजी yes, सिचुएशन, totally. इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। आपका परिवार कॉन्स्टेंटली अंडर थ्रेट रहता है। Yes, यू आर नॉट इन सिक्योर एनवायरमेंट एज आर्मी एंड CRPF। course. तो JNK पुलिस का जॉब इज वेरी डिफिकल्ट। इनफैक्ट 1700 policemen have been martyred, 1700। कारगिल वार में 550 फौजी शहीद हुआ था। तो आप कितने लगाओ, कितने ज्यादा नंबर है। तो और हजारों की तादाद में इंजर्ड है, हजारों की तादाद। और 7 डायरेक्टर जनरल पुलिस रैंक के जो पुलिस चीफ होते हैं, दे आर इंजर्ड, 7 लेफ्टिनेंट जनरल्स। कैन यू इमेजिन? तो इट इज ऑफिसर लेड फोर्स। JNK पुलिस का कंट्रीब्यूशन देश में लोगों को पता नहीं है। बहुत सारे लोग देश में जानते ही नहीं कि JNK पुलिस क्या कर रही है, और ये कोई बताता भी नहीं। JNK पुलिस का बहुत बड़ा, एंड इट इज 60% मुस्लिम, Oh, that is कश्मीरी मुस्लिम that's और amazing. जम्मू के मुस्लिम। सर आपने ये बहुत सही कहा कि जो आर्मी वाले हैं या CRPF वाले हैं वो थोड़े सालों के लिए आते हैं, जबकि जम्मू एंड कश्मीर के जो पुलिस वाले हैं उनकी पूरी जिंदगी वहीं बीतती है, उनके पूरा परिवार वहीं पे है। और वो जो स्ट्रेस है वो कांस्टेंट स्ट्रेस अननेचुरल है। कोई भी ह्यूमन बीइंग हम बने नहीं होते कि हम कॉन्स्टेंटली इतने ज्यादा स्ट्रेस में रहें। इनफैक्ट माय फादर ही वाज
posted in Anantnag, Sector 1 RR. एंड जो स्ट्रेस होता है फैमिली को, वो फैमिली जब को तक स्ट्रेस। किसी ने फेस नहीं किया ना सर, इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन। कोई भी न्यूज है तो होता है कि कोई न्यूज नहीं मिस करना है, वो सुनना ही है। जब फोन आता है कितना डर लगता है। वही वही वही। एंड सर, लोगों को तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि ये शहीद हो गए, शहीद कभी मरते नहीं है। पर सर आई डिसअग्री, शहीद मरते हैं क्योंकि जिनके परिवार परिवार वाले गए, एंड वो कभी वापस नहीं आएंगे। एंड वो जो दुख है वो है। एंड सर आई एम श्योर आप अग्री करेंगे कि पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इज अ वेरी रियल So थिंग। many army officers, so many CAPF people have lost their lives. So यस। many of them. I know hundreds of them, thousands of them. कईयों को हमने अपने हाथों से उठाया। जी जी। मुझे आपसे ये जानना था सर, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपसे आज तक किसी ने ये पूछा है। आपने इतने सारे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस मुझसे ऑलरेडी शेयर किए हैं सर। उस समय तो जब होता है कोई अटैक या सिचुएशन होती है तो द एड्रेनल किक्स इन, सब सर्वाइवल मोड में हम चले जाते हैं। बट जब सब शांत हो जाता है सर, उसके बाद क्या? हाउ डिड यू हैंडल द ट्रॉमा सर? Ruchi, in my case, I suffered heart attack after I think 6 months. This attack happened in March 1999, and I September 99 I suffered a heart attack. So definitely the pressure is always there. And in my personal case, I do not only yoga, I do also pranayam and meditation. But that cannot be said of every policeman. आपकी सेहत पर असर तो करता है, जो आपका जो स्ट्रेसफुल जॉब होता है, पुलिस का हो, सिक्योरिटी फोर्सेस का हो, आर्मी का हो, तो इसका असर जरूर होता है। बहुत सारे जो योगा करते हैं या ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो इसको ओवरकम करते हैं, लेकिन हर आदमी नहीं करता है। और कश्मीर में बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, वेदर भी है, रिलीजन भी एक फैक्टर है। So I think not everyone practices meditation and dhyan, but yes, yoga हम करवाते हैं ट्रेनिंग सेंटर्स में, तो उसका असर होता है। लेकिन बहुत सारे लड़के हमें सर्विस के दौरान पेश होते हैं जिनको हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज सफर यस। करते हैं। ये तो पार्ट ऑफ द जॉब है, बट यस, स्ट्रेस का ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सर फिर कोई काउंसलिंग वगैरह होती है लाइक ऑन अ रेगुलर बेसिस, विच मतलब गवर्नमेंट फंड करती हो जिसको? काउंसलिंग होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली हम्म। काउंसलर्स इतने अवेलेबल नहीं है इंडिया में, और काउंसलिंग इतनी होती नहीं है जितनी एक्चुअली यस। होनी चाहिए स्ट्रेस को वार्ड ऑफ करने के लिए। यस, जिनकी फैमिली लॉस होता है, फैमिलीज पे बहुत असर होता है। आर्मी में यू मस्ट बी नोइंग, आर्मी में भी बहुत सारे बहुत। यंग ऑफिसर्स को भी लूज, यंग जवानों को हम खोते हैं, और उनके परिवार पर मैं देखता हूँ, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ द सेम सिक्योरिटी ग्रिड। बट जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जेएनके पुलिस के साथ कंधा कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, और हम आए दिन देखते हैं दोनों तीनों चारों फोर्सेस में किस तरह से जवान सफर करते हैं, उनके परिवार सफर करते हैं। तो ये इसकी प्राइस हमें देनी पड़ती है, जो हमारा हाई स्ट्रेस जॉब। सो थैंक यू सर, आपने इतने इन डेप्थ ये शेयर किया, क्योंकि आई होप इससे लोग समझ सके कि इट टेक्स सो मच आउट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग जब हम देश की रक्षा के लिए जान भी गंवा देते हैं, अपना हेल्थ चाहे मेंटल हो या फिजिकल हो। एंड आई होप ऐसे डॉक्टर्स अब इंडिया में कम हो जो एक सिक्योरिटी पर्सन को जो हर्ट है उसे देखने से मना कर दे। दैट वाज जस्ट शॉकिंग। सर आपसे पूछने को मुझे इतने क्वेश्चन है कि इट्स सच अ स्ट्रगल फॉर मी टू चूज। बट सर एक क्वेश्चन है जो मुझे बहुत परेशान करता है, जो कश्मीरी पंडित्स के साथ हुआ अपने ही देश में। उनके साथ इतना हॉरिफिक नरसंहार, नरसंहार इज द वर्ड, नरसंहार हुआ, और उनको अपने ही देश में सदियों से बसे हुए जो उनका सब कुछ संसार था वो छोड़ के जाना पड़ा। एंड तब से लेकर मोस्टली इवन नाउ में बी दे हैव लिव्ड लाइक रिफ्यूजी, शरणार्थी इन आवर ओन कंट्री। ये भारतीय हैं, पर
ऐसा लगता है जैसे कि किसी और देश में कभी अटैक हो जाता है तो वहां के लोग जब भाग के आते हैं, वैसी सिचुएशन है। तो मुझे समझ नहीं आया सर, ऐसा हुआ कैसे, ऐसा हमने होने कैसे दिया। एंड एकदम से जब कोई सडनली अटैक होता है तब मैं समझ सकती हूँ कि वो रिएक्शन टाइम कम होता है, बट उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि हमारे खुद के देश में हमारे कश्मीरी पंडित जो भारतीय हैं, जिनका पूरा हक है कि वो सेफली रहें, वो रिफ्यूजी की तरह रहे हैं, जबकि हमारी आर्मी इज वन ऑफ द मोस्ट केपेबल आर्मीज इन द वर्ल्ड। हमारी जो पुलिस है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट केपेबल पुलिस फोर्सेस इन द वर्ल्ड। तो ऐसा हुआ कैसे सर? क्या कोई कंस्ट्रेंट था जिसके कारण हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाए अपने ही कश्मीरी पंडित्स को? रुचि, ये बिल्कुल सही बात है। और ये बहुत दर्दनाक वाकया हुआ था। लेकिन मुझे याद है मैं वहीं था कश्मीर वैली में उस वक्त, 89 यू वर 90 में। सर्विंग देन? यस, मैं एएसपी बडगाम था और मेरे सामने सब कुछ हुआ। तो लेकिन उस वक्त आर्मी पूरी तरह से नहीं डिप्लॉय हुई थी कश्मीर वैली में, और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी बहुत कम थे उस वक्त। तो जेएंडके पुलिस वाज इल इक्विप्ड फॉर दिस काइंड ऑफ कोवर्ड वॉर, जो मैंने कहा, जो ऑपरेशन टोपैक था। ये एकदम इस तरह के हालात बन गए। और इसके लिए उस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, पुलिस थी, कोलैप्स कर गई। और मैं जानता हूं उस वक्त की स्थिति। हालांकि उस वक्त जो गवर्नर जगमोहन थे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, तो छोड़ के चले गए, रिजाइन करके लंदन चले गए जो चीफ मिनिस्टर थे। तो गवर्नमेंट वैसे ही गिर गई। और मिस्टर जगमोहन को गवर्नर बनाया था, और उन्होंने बड़ी बहादुरी से काम किया। आज वो जिंदा नहीं है। बहुत मैंने उनके साथ काम किया है, मुझे याद है। आज कश्मीर हमारे साथ है इन उन लोगों की वजह से जिन्होंने उस वक्त खड़े हुए। और मुझे याद है पूरे डिस्ट्रिक्ट में मुझे लगता था मैं अकेला हूं या एक डिप्टी कमिश्नर होता था। डीसी और एसपी दो बंदे खड़े होते थे। तो इस तरह के सिचुएशन थी। टोटल एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स कर गई थी। पुलिस इतनी स्ट्रेंथ में नहीं थी। और पूरा कश्मीर वैली भटक गया। और आए दिन वहां सैकड़ों जुलूस निकलते थे, सैकड़ों जगह पर गोली चलती थी, सैकड़ों जगह पे ग्रेनेड फटते थे। तो इट वाज, पीपल वर जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव एंड होल्ड ऑन। दैट वाज द कंडीशन। 90s की सिचुएशन को डिस्क्राइब करना ही इतना डिफिकल्ट है। बिल्कुल। तो उस सारे पैनिक में, उस सारी बवाल में, कश्मीरी पंडितों के लीडरशिप को टारगेट किया गया। और इनको ये एक सोची समझी साजिश थी कि इनको वहां से भगाया जाए। और इनके लीडर्स को टारगेट किया गया। क्योंकि पाकिस्तान चाहता था, जो पाकिस्तान की डीप स्टेट थी आईएसआई, वो चाहती थी कि कश्मीरी पंडित जो हिंदू हैं इनको वहां से भगाया जाए ताकि पूरा इस्लामाइजेशन कश्मीर का हो जाए। तो वो इसमें कामयाब हुए। हमारे मैं समझता हूँ हमारा वी कुड नॉट बेसिकली इस सारे प्लान को समझने में जब तक देरी लगी, जब तक समझे तब तक ये हो गया था। कश्मीरी पंडित वहां से भाग गए। तो सर आर्मी को क्यों नहीं डिप्लॉय किया? लाइक दूसरी जगह से आर्मी को यहाँ डिप्लॉय क्यों नहीं किया? जब तक किया, लेकिन बहुत देर हो गई थी। आर्मी और सीआरपीएफ को जब फ्लाई किया गया तो बहुत देर हो गई थी। तब तक ये नुकसान हो चुका था। उनका इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं हो पाया, उनको पूरी मिकदार में लगाया नहीं गया। गवर्नमेंट रिएक्ट करने में टाइम हो गई। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्चुअली थोड़ी ढील बरत गई। अगर उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो तो रिजाइन करके चले गए, लेकिन उस वक्त डायरेक्ट गवर्नर रूल हो गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। तो उस वक्त की सेंट्रल गवर्नमेंट रिएक्ट करने में थोड़ा विलाप कर दिया। तो उसी का ही नतीजा। सर उस समय कौन था हमारे सेंटर में? हु वाज द प्राइम मेरे मिनिस्टर देन? ख्याल, इफ आई रिकॉल करेक्टली, आई थिंक बीपी सिंह या चंद्रशेखर, ओहो। कुछ यही गवर्नमेंट थी, कोलिशन गवर्नमेंट थी। हाँ सर, पर ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। मुझे अभी तक आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड कि अपने ही देश में एक सेगमेंट के साथ इतना ऐसे बुरा कैसे हो गया। थैंक यू फॉर शेयरिंग कि उस समय सिचुएशन क्या थी।
जैसा कि मैंने आप सबको बोला था कि मुझे इतने सारे क्वेश्चंस थे दिमाग में सर से पूछने के लिए कि ये इंटरव्यू थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, तो मैंने क्या किया, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज का हम यही समाप्त करेंगे, पर विद इन 2-3 डेज मैं नेक्स्ट सेगमेंट शेयर करने वाली हूँ, जिसमें कि हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, जैसे कि बुरहन वानी के डेथ के बाद क्या हुआ कश्मीर में। मैंने ये भी पूछा है कि ऐसा बहुत बार हुआ है सर के साथ जब ऐसा लगा है कि किसी दैवीय शक्ति ने सर को प्रोटेक्ट किया हो। तो ये क्वेश्चन है। और फिर मुझे ये भी जानना था कि बहुत बार हम मूवीज में देखते हैं ना कि बेचारे पुलिस वाले बहुत मेहनत से काम करते, बट ऊपर से एक फोन आ जाता है कि नहीं नहीं इसको छोड़ दो या इस पे इन्वेस्टिगेशन मत करो। तो मुझे जानना था कि क्या ऐसे सच में होता है, एंड अंडर कवर कैसे काम होता है, वो सब सर से मैंने पूछा है। तो प्लीज आप कहीं ना जाएं, सब्सक्राइब करें ताकि आप कभी ऐसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीजें मिस ना करें। आपको जो भी और कभी जानना है सर से, मैं अगर कोई और इंटरव्यू लूँ या किसी और से भी, तो वो कमेंट सेक्शन में लिखें, उससे मुझे हेल्प होगा। एंड कीप कमिंग बैक। थैंक यू सो मच। सो आई सी यू देन।